Good evening, sir. Good evening, everyone. So you guys have practiced something at home, the concept which you have discussed or not? Tell me, guys, have you discussed, have you solved some problem, what we have discussed? Yes, sir. Okay, problem you can able to solve, no? Yes, sir. Okay, very good. So those students who not able to solve, please recall the theory first and then go to the question. Okay, I'm sharing the screen and giving you a quick review what we have done yesterday, and then we will proceed according to that. So I have started about, screen is coming in front of all of you, let me know. Yes. चलिए बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट क्या किया था कल बच्चों की, सिर्फ फोर्स ही सफिशिएंट नहीं होता है बच्चों ये बताने के लिए कि वो मोशन को कितना चेंज कर सकता है। इसके साथ साथ आपको किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? टाइम की भी। फोर्स अगर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगता है बच्चों और वो सिग्निफिकेंट चेंज क्रिएट करता है बच्चों मोमेंटम के चेंज में, तो उसको इम्पल्स बोलते हैं बच्चों। इम्पल्सिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो मोमेंटम को इंस्टेंटेनियसली चेंज कर देते हैं बच्चों। जैसे क्रिकेट के बैट से अगर आपने एक बॉल को हिट किया बच्चों, तो बॉल को एक इम्पल्सिव फोर्स लगा जिसकी वजह से उसका मोमेंटम बच्चों चेंज हुआ। आप बोलेंगे सर अगर 20 से आ रहा था तो वापस 20 से ही तो लौट रहा है सर, मोमेंटम का चेंज कैसे होगा? तो मैंने एग्जांपल दिया था बच्चों, डायरेक्शन इज आल्सो वन क्वांटिटी एसोसिएटेड विद मोमेंटम। मोमेंटम की डायरेक्शन, एक्चुअली इंपल्स की डायरेक्शन बच्चों दो तरीके से निकालते हैं। कैसे कैसे बच्चों मुझे बताएंगे आप लोग? देयर आर टू वे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंपल्स। व्हाट आर द वेज? One is the direction of the force applied, and another is the direction of the change. Direction जो change of momentum is taking place. चलिए बच्चों, आप लोग पढ़ रहे हैं, मुझे देखो, मैं क्वेश्चन पूछ के मुझे पता चलता है कौन बच्चा पढ़ाई कर रहा है कौन बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। वेरी गुड, आप लोग सारे बच्चे पढ़ रहे हैं मुझे पता है। तो आप लोग को जो बच्चे रिवाइज नहीं कर पाए वो कर लेंगे बच्चों। मैंने बताया था कल आपको कि मोमेंटम क्या होता है बच्चों आपका, एम भी माइनस यू, चेंज इन मोमेंटम, वही तो इम्पल्स होता है बच्चों। मैंने प्रूव भी किया था, देखिए जे इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, इसी को इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं। मैंने दो तरीके से प्रूव किया था बच्चों इसको। देन वी गॉन टू द डायरेक्शन। डायरेक्शन में मैंने बताया था अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड अलोंग द मोमेंटम चेंज। तो अब बच्चों यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर 20 से आ रहा है 20 से लौट रहा है, इलास्टिक कोलिजन है बच्चों, तो वहां पे इम्पल्स क्या है? यहाँ पे मैंने बुलेट का एग्जांपल लिया था, इसमें मैंने दो तीन तरीके से बताया था ना आपको बच्चों की इम्पल्स हर केस में कैसे 20 u/17 आएगा। और एक एग्जांपल ये लिया था मैंने जिसमें आपको समझाया था मैंने बच्चों कि जो आपका वेलोसिटी थी यू, ये बच्चों जब तक स्ट्रिंग टाइट नहीं हो जाए, टॉट स्ट्रिंग नॉट गेट टॉट, ये वेलोसिटी यू ही रहेगी बच्चों। जैसे आपका स्ट्रिंग टॉट हो गई, अब ये वेलोसिटी बच्चों आपका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक करोगे, तो जो आपका बच्चों यू साइन 37 डिग्री आया था वो कैसे आया था बच्चों? इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर की वेलोसिटी बच्चों चेंज नहीं होती है, और स्ट्रिंग के अलोंग की वेलोसिटी जो है हमेशा बच्चों आपका इम्पल्सिव फोर्स प्रोवाइड करती है। तो इम्पल्सिव फोर्स आपका J इज इक्वल टू, मैंने लिखा था mu cos 37 डिग्री। इसके बाद हमने ये एग्जांपल देखे थे बच्चों जहां दोनों मास मूव करने लगे थे, वेलोसिटी कॉमन हो गई थी, हमने मोमेंटम को अप्लाई कर लिया था बच्चों कॉमन स्ट्रिंग के अलोंग। तो आपने बोला था सर इनिशियल मोमेंटम तो सर स्ट्रिंग के अलोंग सर आपका m इंटू जीरो था ऊपर वाले का, सर नीचे वाले का था सर m u, u की वैल्यू सर 5√3 थी सर। वहां से सर आपने नीचे वाले का मास को मोमेंटम निकाला था, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सर दोनों का v हो गया था सर, तो वहां से v की वैल्यू निकाल ली थी बच्चों। तो ये चीजें हमने कल की क्लास में देखी थी। इसमें किसी को कोई डाउट बच्चों? ना सर। चलिए आज के क्लास में मैं थोड़ा डिस्कशन स्टार्ट करूंगा एक छोटे से टॉपिक से बच्चों, जिसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। आप बोलेंगे सर हमने तो कल इम्पल्स पढ़ ही लिया है, अब इम्पल्सिव फोर्स पढ़ने का क्या फायदा है? तो बच्चों इम्पल्सिव फोर्स पढ़ने का फायदा आपको जब मैं सीक्वेंस में आगे बढ़ूंगा तो समझ में आएगा बच्चों। तो मेरा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बच्चों इम्पल्सिव फोर्स एंड नॉन इम्पल्सिव फोर्स। तो चलिए बच्चों हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं। अच्छा बच्चों मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको। अच्छा आप कौन से बुक से थ्योरी पढ़ रहे हो बच्चों मुझे बताइए, जो अच्छे बच्चे हैं सारे कौन कौन बुक फॉलो कर रहे हैं बच्चों?
impulsive and non-impulsive, impulsive and non-impulsive force। अब ध्यान से सुनते जाइए बच्चों, impulsive और non-impulsive क्या होता है, कैसे आपको पता चलेगा कि फोर्स इम्पल्सिव है कि नॉन इम्पल्सिव है बच्चों, ठीक है ना। तो क्या मैंने कल बताई थी इम्पल्स की डेफिनेशन बच्चों? Yes, sir. If the force can change, force can change the momentum instantaneously, change the momentum, if the force can change the momentum instantaneously, इंस्टेंटेनियसली का मतलब अब क्या होता है मैं आपको थोड़ा और क्लियर करूंगा। इंस्टेंटेनियसली, if a force can change the momentum instantaneously, instantaneously का मतलब बच्चा in a very small interval of time, in a very small interval of time, मतलब बच्चों ये आपका सेकेंड में होगा, माइक्रो सेकेंड में भी हो सकता है, मिली सेकेंड में भी हो सकता है बच्चों। मतलब ऐसा नहीं कि 10 सेकेंड 15 मिनट, ऐसा नहीं बच्चों, इंस्टेंटेनियसली बच्चों। जैसे बॉल में बैट टकराया बच्चों, बॉल बैट से टकराया, उसकी मोमेंटम को चेंज कर दिया बच्चों, तो such type of force, then the force is said to be, the force is said to be impulsive। तो पहली डेफिनेशन तो बच्चों सिंपल हो गई इसकी, कि इम्पल्सिव फोर्स बच्चों ऐसा फोर्स है जो आपके मोमेंटम को इंस्टेंटेनियसली चेंज कर दे बच्चों। अच्छा मैं एक बात बताऊं बच्चों आपको, मैंने कल जो पहला एग्जांपल दिया था, ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। बॉल बच्चों टकराया था अर्थ से, तो ये बॉल जो टकराया था बच्चों, बॉल का मोमेंटम इंस्टेंटेनियसली चेंज हुआ था ना बच्चों। जैसे 20 से आ रहा था बच्चों, 20 से वापस लौट गया, तो इंस्टेंटेनियसली चेंज हुई थी इसकी मोमेंटम बच्चों। तो बॉल जो है बच्चों आपका पर लगने वाला जो ये फोर्स था बच्चों, ये इम्पल्सिव था कि नॉन इम्पल्सिव बच्चों? बॉल पर लगने वाला फोर्स ये इम्पल्सिव था बच्चों। अच्छा मैं कोई बच्चा मुझे बोलेगा सर अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ के लिए क्या ये इम्पल्सिव फोर्स होगा सर? क्योंकि फॉर एवरी एक्शन इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन सर। No. तो बॉल ने तो सर अर्थ को हिट किया 20 मीटर पर सेकेंड से सर, तो इसकी मोमेंटम इंस्टेंटली चेंज हो गई सर। बट सर अर्थ की मोमेंटम चेंज नहीं हुई सर, तो सर ये आपका नॉन इम्पल्सिव फोर्स है बच्चों। ये जो इम्पैक्ट था वो नॉन इम्पल्सिव था, किसके लिए बच्चों? फॉर ग्राउंड और अर्थ और वॉल। ठीक है बच्चों, क्या मेरी बात समझ में आई आपको क्या? तो Yes, yes. इम्पल्सिव फोर्स ही मोमेंटम को चेंज कर सकता है इंस्टेंटेनियसली, नॉन इम्पल्सिव फोर्स मोमेंटम को इतनी जल्दी चेंज नहीं कर पाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? जल्दी से लिख लीजिए ये पॉइंट। impulsive force has the tendency or has the power to change the momentum instantaneously, but non-impulsive force cannot change the momentum instantaneously। अब ऐसा बात नहीं है बच्चों नॉन इम्पल्सिव फोर्स आपका मोमेंटम चेंज नहीं करेगा, करेगा बच्चों, लेकिन उसका ड्यूरेशन जो होगा बच्चों ना वो लॉन्ग होगा, इससे ज्यादा होगा बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल से और चीजें क्लियर कर दूंगा बच्चों ये आपको। तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या बच्चों, जरा देखिए तो, अ फोर्स विच इज रिलेटिवली हाइयर ऑफ मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग फॉर रिलेटिवली शॉर्टर टाइम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। फोर्स Yes, sir. हाइयर मैग्नीट्यूड का, अच्छा बच्चों मैं एरो ऊपर बना रहा हूँ, मतलब इसका मतलब फोर्स बहुत बड़ा है बच्चों, ठीक है ना, बिगर है, एंड टाइम शॉर्टर, तो इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो होगा इम्पल्सिव फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों? हाँ, तो कुछ नोट मैं दे रहा हूं जो मैं बार बार पूछूंगा आपसे, अगर आपको ये नोट एज इट इज याद रहे तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। जितने भी टाइप के कोलाइडिंग फोर्स होंगे बच्चों, दे आर यूजुअली इंपल्सिव इन नेचर। मैं लिख रहा हूं यूजुअली ऑल टाइप्स ऑफ यूजुअली लिखा है बच्चों मैंने, कुछ नहीं भी हो सकते हैं।
all types of colliding force are somehow impulsive. अच्छा बच्चों, अब ऐसा मत बोलना कि सर वॉल में दीवार बॉल को मारा हमने तो सर वॉल पर इम्पल्सिव फोर्स लगा। नहीं बच्चों, वॉल पर इम्पल्सिव फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन बॉल पर क्या लगेगा बच्चों? impulsive force. तो ये भी कोलिजन का एक टाइप था ना बच्चों, ये भी तो बॉल और वॉल का कोलिजन में एक टाइप है ना। तो यूजुअली ऑल टाइप्स ऑफ कोलाइडिंग फोर्स इज इम्पल्सिव, लेकिन बॉल के लिए इम्पल्सिव था बच्चों, लेकिन आपके वॉल के लिए इम्पल्सिव नहीं था, ठीक है ना। अब मैं बात करूं बच्चों दूसरा नोट का दूसरा पॉइंट, ये बच्चों फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट, अगर मैं पूछूं बच्चों सर ग्रेविटी, वॉल के लिए इम्पल्सिव नहीं था क्योंकि वॉल को वेलोसिटी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि वॉल के लिए इम्पल्सिव नहीं था। वेरी गुड, वॉल का मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं है वॉल अपनी जगह से खिसक गई या वॉल टूट गया, मतलब बच्चों ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना बॉल की वजह से। तो इसलिए उसका मोमेंटम का सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ, इसलिए वो वॉल के लिए इम्पल्सिव नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। क्लियर। अब हाँ मैं ठीक बात है। करूं बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स, इम्पल्सिव होगा कि नॉन इम्पल्सिव होगा बच्चों? Non impulsive. ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, these all forces are non-gravitational force, spring force are and यानी and spring force are non-impulsive in nature, non-impulsive in nature। अच्छा बच्चों बताइए, नॉर्मल इम्पल्सिव होगा कि नहीं होगा, और टेंशन इम्पल्सिव होगा कि नहीं होगा, फ्रिक्शन इम्पल्सिव होगा कि नहीं होगा? सर ये डिपेंड करेगा सिचुएशन नॉर्मल, के ऊपर। कुछ एग्जांपल दे पाओगे क्या आप लोग मुझे? हाँ सर, हाँ सर, अगर सर क्या बोलूँ? बिल्कुल बोलिए, प्लीज प्लीज। हाँ सर, अगर एक स्ट्रेटन मीन्स एक स्ट्रेट स्ट्रिंग होगा तो उसके अंदर एक मास अगर लटक रहा है तो उस केस में टेंशन इम्पल्सिव नहीं होगा, नॉन इम्पल्सिव होगा, क्योंकि ग्रेविटी नॉन इम्पल्सिव है और ये दोनों एक दूसरे को मीन्स बैलेंस कर रहा है, तो एक नॉन इम्पल्सिव फोर्स को बैलेंस एक नॉन इम्पल्सिव फोर्स ही कर सकता है। पर अगर सर एक स्ट्रिंग को हेलो, हम लाइक ऐसे टॉट टॉट सिचुएशन में नहीं है ऐसे छोड़ दे तो हम सर, जब वो टॉट सिचुएशन में आएगा तो सर उस केस को हम नॉन इम्पल्सिव फोर्स सॉरी इम्पल्सिव फोर्स कह सकते हैं। चलिए दो बच्चे वेटिंग रूम में थे, सुनिएगा ध्यान से। मैंने, अच्छा जो बच्चे वेटिंग रूम में थे वही कॉल कर रहे थे ना मुझे। अ, बच्चों जो बच्चे वेटिंग रूम में थे वही कॉल कर रहे थे ना, प्लीज चल। बच्चों जब भी ऐसा हो कि आप वेटिंग रूम में हो और मैं आपको नहीं एडमिट कर पा रहा हूँ तो यू शुड कॉल मी, ठीक है ना। आपको मुझे कॉल कर देना जैसे। अच्छा अभी जो बच्चे वेटिंग रूम में थे वही कॉल कर रहे थे क्या बच्चों? आ, आ गया ना बच्चे, एक सेकंड में। अभी जो वेटिंग रूम में थे वही कॉल कर रहे थे क्या बच्चों? आपको मैं एक बात बताता हूँ बच्चों, कभी कभी मैं क्या होता है ना लेक्चर्स के दौरान मैं देख नहीं पाता हूँ बच्चों जूम के उसको, आप मुझे कॉल कर लिया कीजिए बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब सुनिए ध्यान से, नॉर्मल इम्पल्सिव कब होगा, कब, आपने बहुत सही बोला। और भी बच्चों मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कब टेंशन इम्पल्सिव कब टेंशन नॉन इम्पल्सिव। मान लीजिए बच्चों इस बॉडी को हमने फोर्स एफ से खींचा, यहाँ टेंशन इम्पल्सिव या नॉन इम्पल्सिव बच्चों? यहाँ पे टेंशन इम्पल्सिव या नॉन इम्पल्सिव बच्चों? यहाँ पे टेंशन, अगर आपने इसको खींचना स्टार्ट किया बच्चों, ग्रेजुअली इस फोर्स को लगा रहे हैं, तो यहाँ पे टेंशन नॉन इम्पल्सिव होगा। लेकिन बच्चों मैंने कल जो एग्जांपल दिया था कि बुलेट ने बच्चों इसको स्ट्राइक किया, अब टेंशन इम्पल्सिव या नॉन इम्पल्सिव? इम्पल्सिव। यहाँ पे टेंशन बच्चों इम्पल्सिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये केस डिपेंडेंट है बच्चों, केस डिपेंडेंट है, इम्पल्सिव होगा नॉन इम्पल्सिव होगा। ऐसे फ्रिक्शन बच्चों, फ्रिक्शन यहाँ पर बच्चों आपका इम्पल्सिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो फ्रिक्शन है बच्चों नॉन इम्पल्सिव होगा। इस यहाँ पर फ्रिक्शन जो है बच्चों नॉन इम्पल्सिव होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन इम्पल्सिव हो जाएगा। तो ये केस डिपेंडेंट है बच्चों की, इम्पल्सिव हो सकता है नॉन इम्पल्सिव हो सकता है। अच्छा मैं अगर आप बात करूँ बच्चों, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए।
सर उस पहले वाले केस में आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक ये टेंशन क्यों यहाँ पर नॉन इम्पल्सिव होगा? अच्छा देखिए बच्चों, मैंने बोला फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, ठीक है ना। इसका हाँ मास है 5 kg, इसका मास है 5 kg, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए एक्सेलरेशन कितना है बच्चों। एक्सेलरेशन आप बोलेंगे सर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। यस सर। अब आप लिखेंगे इक्वेशन फोर्स माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यस तो टेंशन की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? टेंशन की वैल्यू आएगी आपकी, जैसे मैंने अगर डायरेक्टली रखा 10 - 20, सेकेंड। 10 न्यूटन आएगी, ठीक है बच्चों। तो ये 10 न्यूटन क्या इस 20 न्यूटन के कंपेरिजन में बहुत बहुत बड़ा है क्या बच्चों? नहीं सर। तो क्या ये जितना ये सिग्निफिकेंट चेंज ला पाएगा बच्चों, क्या ये ला पाएगा क्या उसमें? नहीं सर। अगर मैंने बोला कि यहाँ पर कंडीशन लगा देता बच्चों में कि ये फोर्स ह्यूज है फोर्स, तब इम्पल्सिव हो जाता बच्चों। लेकिन मैंने फोर्स को यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नहीं रखा है। नॉर्मल केस में मैं बात कर रहा था, जहां पे न्यूटन लॉ में आप लोग बच्चों जितना ब्लॉक डायग्राम बनाते थे, वहां की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ सर। लेकिन अगर यहाँ पर ही मैं केस डिपेंडेंट बोला ना बच्चों, यहाँ पे मैं 2000 न्यूटन का फोर्स लगा दूं, अब क्या हो जाएगा टेंशन बच्चों? इम्पल्सिव। अब इम्पल्सिव हो जाएगा टेंशन बच्चों, क्योंकि 2000 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे बच्चों आपका देखोगे तो आपका बच्चों एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग कुछ, टेंशन की वैल्यू कुछ सिग्निफिकेंट आएगी बच्चों, जो इसके मोमेंटम को इंस्टेंटेनियसली चेंज कर पाएगी। तो उसको हम इम्पल्सिव बोल देंगे बच्चों, ठीक है ना। अब मैं ओके। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ इम्पल्सिव नॉन, समझ में आया क्या तुम्हें? हाँ सर। इसीलिए केस डिपेंडेंट बोला मैंने कि ये आपका हो सकता है इम्पल्सिव भी हो, लेकिन यूजुअली नॉन इम्पल्सिव यहाँ पर है। चलिए बच्चों अब एक एग्जांपल लेता हूँ बच्चों। ये है आपका M1, इसको चेंज करते हैं थोड़ा। ये है आपका बच्चों M1 M2, M1 इधर चल रहा था बच्चों, M2 इधर चल रहा था, ठीक है बच्चों। अब मैंने बोला बच्चों यहाँ पर नॉर्मल जो है, जो लग रहा है फोर्सेस बच्चों ध्यान से देखना, ये नॉर्मल लगा रहा है ग्राउंड पे N1, और इसको भी हमने बोल दिया बच्चों। अच्छा ये टकराने के बाद भी एक दूसरे पे नॉर्मल लगाएगा ना बच्चों, ये टकराने के बाद नॉर्मल लगाएगा नहीं, तो ये जो इस पे लगाएगा बच्चों और ये इस पे लगाएगा N2 लगाएगा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ कौन सा इम्पल्सिव कौन सा नॉन इम्पल्सिव? सर N1 नॉन इम्पल्सिव होगा और N2 इम्पल्सिव होगा। वेरी गुड बच्चों, क्योंकि N1 जो है मोमेंटम का चेंज बच्चों इस डायरेक्शन में थोड़ी करेगा, ये उड़ने थोड़ी लगेगा बच्चों। तो N1 यहाँ पे हो जाएगा नॉन इम्पल्सिव, N1 नॉन इम्पल्सिव। और N2 के बारे में क्या बोलोगे आप लोग बच्चों? इम्पल्सिव। इम्पल्सिव। क्योंकि ये मोमेंटम को चेंज कर सकता है बच्चों। तो आपको इम्पल्सिव नॉन इम्पल्सिव पहचानना आ रहा है बच्चों, केस डिपेंडेंसी की बात समझ में आ रही है बच्चों। हाँ सर। अब बच्चों एक चीज मैं और आपको यहाँ पे बता दूं, फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव नॉन इम्पल्सिव होता है डिपेंडिंग अपॉन द अबव कंडीशन। कोई भी इम्पल्सिव स्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव हो सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव हो सकते हैं, सर डिपेंडिंग। अगर नॉर्मल इम्पल्सिव होगा तभी फ्रिक्शन इम्पल्सिव होगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, जहां पे नॉर्मल इम्पल्सिव फ्रिक्शन इम्पल्सिव, बस यही तो मैंने बोला बच्चों। इस दोनों केसेस से आप समझ जाओगे कि नॉर्मल, कि अगर इसके करस्पॉन्डिंग बच्चों फ्रिक्शन आपने एफ डिफाइन किया विद म्यू N1, तो ये नॉन इम्पल्सिव हो जाएगा बच्चों। N2 के करस्पॉन्डिंग किसी बच्चों ने बोला कि सर टकराने के बाद ये नीचे स्लाइड होने लगी, तो वो इम्पल्सिव हो जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन बच्चों, जहां नॉर्मल इम्पल्सिव हुआ उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन इम्पल्सिव, जहां नॉर्मल इम्पल्सिव नहीं हुआ उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन इम्पल्सिव नहीं होगा। बातें क्लियर हो रही है बच्चों एकदम अच्छे से, कोई डाउट? नो सर। इम्पल्सिव फोर्स को हमेशा बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई इम्पल्सिव फोर्स ही चाहिए। आप इम्पल्सिव फोर्स को नॉन इम्पल्सिव फोर्स से बैलेंस करने की गलती मत करना। फिर से सुनिए क्या बोल रहा हूं बच्चों। एन इम्पल्सिव फोर्स कैन बी बैलेंस्ड बाय, एन इम्पल्सिव फोर्स कैन बी बैलेंस्ड बाय another impulsive force only, another impulsive force only। तो बच्चों इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक न्यूमेरिकल में दे रहा हूं आपको, अच्छे से ट्राई करिएगा आप लोग। क्या इतनी बात समझ में आई सब बच्चों को? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा इंसाइट मिलेगा बच्चों, इम्पल्सिव नॉन इम्पल्सिव का क्या क्या होता है चीजें। और थोड़ा बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। चलिए आपने कभी कुछ बच्चों ने अच्छे पेपर सॉल्व किए होंगे तो ये क्वेश्चन देखे होंगे। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन पे बच्चों।
एक मैंने वेज लिया है बच्चों, जिसका मास मैंने लिया है 20 kg, ठीक है ना। और एक बड़ा सा बॉल लिया है बच्चों हमने, जिसका मास ले लिया हमने 10 kg बच्चों, ठीक है ना। ये 10 kg का बच्चों इस तरफ मूव कर रहा था 100 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, टकराएगा नहीं इससे बच्चों, टकराएगा ना। यस सर। टकराने के बाद ये जो है, अभी तो हॉरिजॉन्टल था बच्चों, अब ये इसका मोशन वर्टिकल हो जाता है बच्चों। मतलब ये मान लीजिए बल्ब आपका था, ये जो बॉल बॉल था बच्चों ए, इसकी वेलोसिटी इनिशियली हॉरिजॉन्टल थी बच्चों, फाइनली वर्टिकली हो जाती है बच्चों, ठीक है ना। और इस ये जो है ना बच्चों, इसका कोई फ्रिक्शन नीचे यहाँ पे नहीं है बच्चों, तो ये फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव है बच्चों इस सरफेस पर। तो जब इसने लगाया बच्चों, तो इसको भी कुछ वेलोसिटी मिली होगी ना। इसको मान लिया वेलोसिटी मिली थी वीबी। ये एंगल थीटा की वैल्यू मैंने बच्चों दे दी है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 बच्चों, ठीक है ना। टेन थीटा की वैल्यू मतलब 30 डिग्री दी है, मैं समझ में आ रहा है आपको ना बच्चों। यस तो आपको बताना है फाइंड वी ए एंड वी बी। अच्छा, किसको क्वेश्चन समझ में आया, पहले मुझे क्वेश्चन एक्सप्लेन करो, तो बाद में सोल्यूशन एक्सप्लेन करना। आप पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। सर, यहाँ पर एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे 20 kg का मास है, तो क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यहाँ यहाँ मीन्स ये वेज यहाँ पर फ्री टू मूव होगा। एक बड़ा सा बॉल 10 kg का मास, वो 100 मीटर पर सेकेंड हॉराइजेंटली ट्रेवल कर रहा है, फिर वेज को आके टकराने से वो वर्टिकली ट्रेवल कर रहा है वीए वेलोसिटी से। तो और वी वेज ट्रेवल कर रहा है वीवी वेलोसिटी से, तो हमें वी एंड वीबी निकालना है। जस्ट आफ्टर कोलिजन वी एन वी बी, वी एन वी बी जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है बच्चों। आप लोग जल्दी से ट्राई करिए बच्चों, इस क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग बहुत चीजें सीखने वाले हैं। आप ट्राई कीजिए, मुझे पता है कुछ बच्चे कर भी देंगे, लेकिन उनके लिए भी कुछ सिग्निफिकेंट बातें मैं यहाँ पे करूंगा। तो चलिए बच्चों ट्राई करिए। अच्छा, टेंशन का ही बता दिया, इम्पल्सिव नॉन इम्पल्सिव, चलिए ठीक है। एक दो एग्जांपल और ले सकते थे, ठीक है, आगे बात करेंगे।
चलिए बच्चों, आप लोगों ने ट्राई कर लिया। चलिए बच्चों, मैं स्टार्ट करूं। चलिए सुनिएगा बच्चों, ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों आपको मैं कोई भी क्वेश्चन दूंगा तो आप लोग खुद से ट्राई पहले करना। तो सुनिए बच्चों, जब बॉल टकराया होगा बच्चों, मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। जब बॉल टकराया होगा बच्चों, सर तब VB 50 है। कितना? 50 VB। ओके, एंड यस, VA? सर 100 VA √3। क्या 50/√3? 50/√3। आई थिंक थोड़ा सा VB में कंफ्यूजन है क्या? मे बी। आपका मैं चेक कर लेता हूँ आंसर, बच्चों समझिएगा ध्यान से। आप सुनिएगा बच्चों, जब टकराया होगा बच्चों, तो बच्चों लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या बताया था मैंने, कैसा होता है बच्चों? ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है क्या नॉर्मली ऐसा? लाइन ऑफ याद करिए, मैंने लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ मोशन बताया था बच्चों ने। क्या ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है? और हाँ कोई बच्चा बोलेगा सर अगर ऐसा होता सर, तभी तो सर ये ऐसा जाएगा सर, तभी तो ये ऐसा जाएगा सर, मतलब ये एंगल और ये एंगल की बात हम करते थे सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट अभी बच्चों उसके में मुझे उसके काम नहीं है। तो बच्चों मैंने बोला ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है क्या बच्चों? तो सर ये जो टेंजेंट होगी सर लाइन ऑफ इम्पैक्ट अगर है सर, तो ये नॉर्मल के अलोंग है। तो सर नॉर्मल के जो ये वाला कंपोनेंट है सर, ये तो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो गई बच्चों। और मैंने क्या बोला था, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर अगर कोई वेलोसिटी होती है बच्चों, तो वो क्या होती है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर अगर कोई वेलोसिटी हो तो बच्चों वो क्या रहती है? कांस्टेंट। वो चेंज नहीं होती है बच्चों। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर अगर कोई वेलोसिटी है, याद कीजिए बच्चों, याद कीजिए, आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया था, जब बॉल टकराया था, इस तरफ वेलोसिटी तो यू कॉस थीटा थी ना बच्चों बॉल की, टकराने के बाद भी ये यू कॉस थीटा ही रहा था ना बच्चों, लेकिन ये वाला ई यू साइन थीटा होता है। याद आ रहा है आपको क्या, कि भूल गए? यस सर। तो बच्चों ये इम्पैक्ट के अलोंग की वेलोसिटी चेंज होती है बच्चों, इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। तो एक तो आप बोलेंगे सर अगर जब ये टकराया, तो सर एक इम्पल्स लगाया होगा सर इसने, एक इम्पल्स लगाया होगा बॉल ने सर इसके डायरेक्शन में। देखिए सर वो डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ बच्चों, ये इम्पल्स इधर लगाया होगा इसने बॉल ने, तो इसने भी एक इम्पल्स इधर लगाया होगा बच्चों, जे और जे नाम दे दिया, ठीक है ना बच्चों? अब मैं बोलूं तो इसको अगर थीटा एंगल लिया है बच्चों आपने, तो इसको मैं थीटा ले सकता हूँ क्या बच्चों? देखिए तो, अगर इसको थीटा लिया तो यस आपने, सर। ये थीटा होगा क्या? और ये बच्चों 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। तो इम्पल्स का दो कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों। जो इम्पल्स बॉल लगा रहा है ना, उसका एक कंपोनेंट, मैं बच्चों कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ, ये वाला कंपोनेंट कोई बच्चा मुझे बताया क्या होगा, और ये वाला कंपोनेंट कोई बच्चा मुझे बताया क्या होगा? सर दैट वन J sin theta and this one J cos theta. दिस विल बी जे साइन थीटा एंड दिस विल बी जे कॉस थीटा। तो आप बोलोगे सर जो जे साइन थीटा है ना सर, वो हॉरिजेंटल के अलोंग इम्पल्स है। क्या है बच्चों? जे साइन थीटा हॉरिजेंटल के अलोंग इम्पल्स। क्या बच्चों इसी की वजह से वेलोसिटी वीबी जो ब्लॉक की थी, जो फ्लैंक की थी बच्चों, इसकी इसी की वजह से मोमेंटम चेंज हो रहा था क्या बच्चों? इस जे साइन थीटा की वजह से ही मोमेंटम चेंज हो रहा था क्या? तो आप बोलेंगे सर ये जे साइन थीटा ही रिस्पॉन्सिबल है मोमेंटम को चेंज करने में। और ये इम्पल्सिव फोर्स है सर, इम्पल्सिव फोर्स जो है यही सर कब रिस्पॉन्सिबल है मोमेंटम को चेंज करने में, ब्लॉक प्लैंक का। तो कोई बच्चा यहाँ से अगर लिखना चाहे बच्चों,
तो इम्पल्स को क्या लिख सकता है उसकी बात हम करेंगे, लेकिन मुझे चाहिए बच्चों वेलोसिटी, कि कैसे मैं वेलोसिटी निकालूं। तो आप बोलेंगे सर एक काम और हम सोच सकते हैं यहाँ पर, वर्टिकल डायरेक्शन में सर मेरा एक कंपोनेंट जे का जो, अब क्योंकि बॉल ने प्लैंक पे लगाया बच्चों, सुनिएगा ध्यान से सुनते जाइएगा बच्चों, आपको बुक में एक्सप्लेनेशन जो मिलेंगे आपको वो चीजें समझ में नहीं आती है, क्योंकि बुक में हर एक चीज नहीं लिखता है, मैं हर एक एस्पेक्ट को बता रहा हूँ तो अच्छा कंफ्यूजन हो। अच्छा बच्चों, बॉल ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में जे साइन थीटा लगाई, जे कॉस थीटा का क्या काम होगा बच्चों, क्या ये वेज को नीचे की ओर धसाना नहीं चाहेगा बच्चों? क्या ये जो इम्पल्स लगा बच्चों बॉल पर जे कॉस थीटा, क्या बच्चों ये वेज को नीचे धसाना, मान लीजिए ये अगर बच्चों यहाँ पे सैंड होता तो ये थोड़ा नीचे नहीं आ जाता क्या बच्चों? हाँ या ना बोलो तो, ये थोड़ा हाँ नीचे सर। नहीं आ जाता क्या? लेकिन यहाँ पे तो बच्चों सैंड है ना, ग्राउंड तो बहुत हार्ड ग्राउंड है बच्चों। तो आप बोल सकते हैं सर इम्पल्स को बैलेंस करने के लिए इम्पल्स ही चाहिए, आपने ऐसा बताया था सर, इम्पल्स को बैलेंस करने के लिए इम्पल्स चाहिए सर। तो इस मुझे ऐसा लगता है ना सर कि ग्राउंड भी एक इम्पल्स प्रोवाइड कर रहा होगा सर, ग्राउंड भी एक इम्पल्स प्रोवाइड कर रहा होगा सर। वो इम्पल्स की वैल्यू इसी के बराबर होगी सर, जे कॉस थीटा के, जो इम्पल्स इस बॉल ने लगाया था वेज पर वही इम्पल्स ग्राउंड लगाएगी वेज पर। तो आप बोलेंगे सर ग्राउंड क्यों लगाने लगी वेज पर इम्पल्स? क्योंकि बच्चों इसको बैलेंस करने के लिए कुछ तो चाहिए, अदरवाइज क्या होता है बच्चों, ये इम्पैक्ट अंदर की ओर ग्राउंड के अंदर चला जाता है ये ब्लो वेज बच्चों, ऐसा तो है नहीं, हो नहीं रहा है। तो ग्राउंड बच्चों इसको बैलेंस करने के लिए जे कॉस थीटा लगाई। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों आपको? ये इम्पल्स बाय ग्राउंड ऑन वेज, ये क्या है बच्चों? इम्पल्स। मेरा काम क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, क्वेश्चन तो मैं 30 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकता हूँ बच्चों, लेकिन उस 30 मिनट्स में जो मैं आपको बताऊंगा ना वो आपके 30 और क्वेश्चन को सॉल्व करा देगा बच्चों, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। इम्पल्स बाय ग्राउंड किस पर बच्चों? ऑन वेज पर। अच्छा ये क्या क्यों लगा बच्चों? अगर ये नहीं लगता तो क्या होता? इम्पल्स बाय वेज, इम्पल्स बाय ग्राउंड ऑन वेज, अगर ये नहीं लगता तो क्या होता? तो तो बच्चा मुझे बताओ। अरे बाउंस बैक कर जाता ऊपर। तो बच्चों ये जो वेज है वो ग्राउंड में धस जाता बच्चों, क्योंकि इम्पल्सिव फोर्स इस पर जे कॉस थीटा नीचे की ओर लग रहा था बच्चों, वो उसको तो मोमेंटम को चेंज करना चाहेगी ना बच्चों, तो वो तो रेस्ट में रहने नहीं देगी बच्चों, वो तो ग्राउंड के अंदर ही उसको धसा देगी। तो उसको अपोज करने के लिए जे कॉस थीटा ऊपर की ओर लगा बच्चों। क्या मेरी बात सम क्लियर है आपको? सर क्या वो इम्पल्सिव फोर्स नॉर्मल होगा यहाँ पर? ये एक्चुअली नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल जो ग्राउंड और इसके बीच का है ना वो इम्पल्स होगा बच्चों, वही इम्पल्सिव फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना? तो हाँ अगर मैं बोलूं आपको ध्यान से सुनिएगा, मैं जो आपने क्वेश्चन पूछा मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहा हूं कि पहला नॉर्मल किसके बीच लगा बच्चों? पहला नॉर्मल लगा इस वेज और ब्लॉक के बीच, ये बच्चों नॉर्मल लगाया हुआ है इधर, इसने भी नॉर्मल लगाया हुआ, ये जे मैंने देखा नहीं इम्पल्सिव बच्चों। अब दूसरा नॉर्मल किसके बीच लग रहा है बच्चों? वेज और ग्राउंड के बीच में बच्चों, ये नॉर्मल। तो बच्चों वेज और ग्राउंड के बीच का नॉर्मल भी इम्पल्सिव है, और ये जो ब्लॉक बच्चों है, ये जो वेज है और बॉल के बीच का भी नॉर्मल इम्पल्सिव है। तो बच्चों जब आप बी एम शर्मा पढ़ेंगे, अभी मेरे पास तो बुक नहीं है, तो पहला ही लाइन बी एम शर्मा ने यही लिखा होगा बच्चों कि नॉर्मल रिएक्शन आर इम्पल्सिव, बोथ द नॉर्मल रिएक्शन आर इम्पल्सिव। मतलब बच्चों देखिएगा, मैं स्टेटमेंट को याद नहीं मुझे क्या लिखा है उन्होंने। तो कौन कौन से नॉर्मल है बच्चों? दो। कौन कौन से दो नॉर्मल है आप पहचान पा रहे हो बच्चों? क्या हाँ सर। कौन कौन से दो नॉर्मल है बताइए तो? सर एक बॉल और वेज के बीच में और एक वेज और ग्राउंड के बीच। वेरी गुड बच्चों, बॉल और वेज के बीच का एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है बच्चों, और ग्राउंड और वेज का बीच का नॉर्मल, दोनों इंपल्सिव हैं। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? आप देखिए, आप इमेजिन करके देखिए, एक हैवी मास का बॉल बच्चों जब आके टकराता है बच्चों, तो ये कुछ ऐसा टिल्ट करेगा ना बच्चों, कोशिश ये ऐसा होगा ना इसकी, लेकिन ये चल जाएगा आगे, अलग बात है बच्चों, ये आगे चल जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन बच्चों इसका ये जो इम्पैक्ट इधर आया बच्चों, उसका इम्पल्स तो आपने समझ लिया, लेकिन बच्चों ये कोशिश क्या करेगा बच्चों, इस तरफ भी इस पे फोर्स लगा, वो भी इम्पल्सिव है बच्चों। तो दोनों ही नॉर्मल इम्पल्सिव हैं। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? मैंने दो ही चीज बोला अभी तक बच्चों। पहली बात कि जैसे बॉल ने हिट किया था
जैसे बॉल ने इस वेज को हिट किया था बच्चों, पहला नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आया इंपल्सिव इन नेचर। इस नॉर्म इम्पल्स के दो कंपोनेंट हुए बच्चों, एक आपका हुआ हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग, एक वर्टिकल के लॉन्ग। इम्पल्स को बैलेंस करने के लिए हमेशा इम्पल्सिव फोर्स चाहिए बच्चों, तो जे कॉस थीटा को इसने बैलेंस किया बच्चों, और ये भी इम्पल्सिव है। ये तो नॉर्मल था बच्चों ग्राउंड और वेज के बीच का, तो वो भी इम्पल्सिव है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक बच्चों आगे बढ़े। यस सर। चलिए बच्चों, एक एक चीज में तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, इससे कुछ बच्चे बोर भी हो रहे होंगे, बट मेरे हिसाब से आपको पेशेंटली सुनना चाहिए बच्चों। एक बार आपको समझ में आ गई ना, आपको सारे क्वेश्चन आपसे चुटकियों में बन जाएंगे, मैं बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइए जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ मैं बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों कि सर यहाँ पे तो सर हॉरिजेंटल की डायरेक्शन में, सर हॉरिजेंटल की डायरेक्शन में कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सर। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं बच्चों? हॉरिजेंटल की डायरेक्शन में कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। देखो बच्चों, वर्टिकली डायरेक्शन में तो mg लग रहा होगा बच्चों इसका, ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा जो इंपल्सिव नेचर में है। अच्छा बच्चों, हॉरिजेंट आप बोलेंगे सर हॉरिजेंटल में भी तो नॉर्मल लग रहा है सर, यहाँ पे ये नॉर्मल का कंपोनेंट सर इधर भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा सर, तो ये इंपल्सिव तो है। बच्चों अगर हमने दोनों को वेज प्लस ब्लॉक को सिस्टम मान लिया, वेज प्लस ब्लॉक को बॉल को सिस्टम मान लिया, तो ये जो नॉर्मल है ये तो इंटरनल फोर्स हो गए क्या बच्चों? ये तो इंटरनल फोर्स हो गए, और इंटरनल इंपल्सिव फोर्स को हम लोग एक्सटर्नल फोर्स में काउंट नहीं करते हैं बच्चों। तो सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, मैं लिखता हूं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, since there is no external force, since there is no external force acting on the system in horizontal direction, इसलिए हम लोग जो मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं किस डायरेक्शन में बच्चों? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मोमेंटम कैन बी कंजर्व, मोमेंटम इनिशियल अलोंग हॉरिजॉन्टल मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम फाइनल अलोंग हॉरिजॉन्टल। क्या इससे सहमत हो बच्चों आप लोग? क्या यस कोई बच्चा मुझे बताएगा इनिशियल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या था बच्चों? इनिशियल मोमेंटम 1000 हॉरिजॉन्टल आई डायरेक्शन गेस में क्या था बच्चों? 1000 आप बोलेंगे सर 1000 मास इनटू वेलोसिटी। सर मास था 10 kg सर, वेलोसिटी थी 100 सर, तो m भी हमने लिख दिया सर। मोमेंटम इनिशियल तो यही था सर, इनिशियल मोमेंटम तो ये था सर। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने वेज का कुछ मोमेंटम क्यों नहीं लिखा? लिखते हैं बच्चों हम लोग तो, वेज का भी मोमेंटम लिखते हैं बच्चों। वो वेज तो आपका रेस्ट में था इनिशियली बच्चों ने, तो वेज का मास अगर आपने 20 लिखा है तो 20 इंटू 0 आपको लिखना चाहिए। इसलिए बच्चों कि हम सिस्टम किसको ले रहे हैं बच्चों? सिस्टम हम ले रहे हैं वेज प्लस बॉल को, वेज प्लस बॉल को हम लोग सिस्टम ले रहे हैं बच्चों, तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम हमने लिखा है बच्चों। अच्छा आप मुझे बताओ फाइनल मोमेंटम क्या लिखोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बच्चों? फाइनल मोमेंटम बोलिए। 20 VB प्लस 10 into 0। अच्छा बच्चों, टकराने के बाद अगर ये इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो गई होगी क्या? जब ये टकराया होगा बच्चों, जब ये टकराया होगा तो ये इस अभी बच्चों, अब आप ये बाउंस नहीं हो रहा, मैंने ऐसा नहीं बोला था कि ये बाउंस हो नहीं हो रहा है बच्चों, ये बाउंस हो रहा है। किस डायरेक्शन में बाउंस हो रहा है बच्चों? ये तो वर्टिकली चला गया ना बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इसकी कुछ वेलोसिटी नहीं रही होगी ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको बच्चों? क्या तो इनिशियली इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, लेकिन टकराने के बाद ये वर्टिकल चला गया बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों? 10 kg की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला बच्चों? टकराया। अब ये इस तरफ नहीं जा रहा है बच्चों, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल 0 हो जाएगी बच्चों। तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल 0 प्लस, लेकिन बच्चों वेज को तो मिल गई कुछ वेलोसिटी, तो वेज को 20 इंटू वी भी मिल गया। और बच्चों यहां से देखिए मैं आसानी से वी भी निकाल लूंगा, जो आप लोगों ने निकाला है बच्चों 50, आप लोग बोल रहे थे क्या? तो 50 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। तो नहीं सर हमें जब मोमेंटम ही कंजर्व करना था सर, तो इतनी कहानी सुनाई क्यों आपने सर? ये तो सर हमने यहाँ से देख के लिख लेते सर कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है सर, तो 10 इंटू 100 सर, टकरा के जब लौटा इधर सर प्लस 0, सॉरी प्लस इसका 0, 20 इंटू 0
और सर टकरा के जब लौटा तो सर 10 इंटू 0 प्लस 20 इंटू VB। सर यहीं से तो निकाल लेते हम, इतनी कहानी क्यों सुनाई बच्चों? तो कहानी का कोई मतलब तो है बच्चों, अभी आगे समझ में आएगा आपको। इतनी बात समझ में आई बच्चों क्या? बोलिए तो। हाँ हाँ सर। सर। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालना था बच्चों तो मैं तो मोमेंटम कंजर्वेशन से डायरेक्ट निकाल सकता था, लेकिन अब सुनिएगा बच्चों, क्या वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या बच्चों? वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या? नहीं सर। नहीं क्यों नहीं रहेगा बच्चों? सर क्योंकि क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। एक इंपल्सिव फोर्स तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं बच्चों, ये जे को ये जे बैलेंस कर लेगा, लेकिन आपने इसको सिस्टम माना है बच्चों, ग्राउंड को थोड़ी सिस्टम माना है आपने बच्चों। आप तो ऐसा नहीं बोल रहे कि ग्राउंड प्लस वेज प्लस बॉल एज ए सिस्टम, लेकिन बच्चों ग्राउंड तो लगा रहा है एक इंपल्सिव फोर्स बच्चों। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई इंपल्सिव फोर्स था जो एक दूसरे को बैलेंस करके बच्चों सिस्टम पे नेट इंपल्सिव फोर्स 0 था, लेकिन यहाँ पे एक इंपल्सिव फोर्स है बच्चों। और इसी इंपल्सिव फोर्स को दिखाने के लिए मैंने पूरी कहानी सुनाई थी आपको बच्चों कि इसका इंपल्स जे, तो जे का कंपोनेंट इधर जे साइन थीटा जे कॉस थीटा। तो अब बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन में बच्चा मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे बच्चों, वी कांट कंजर्व द मोमेंटम, वी कांट कंजर्व द मोमेंटम, वी कांट कंजर्व द मोमेंटम लिखना अच्छा नहीं है बच्चों, वी कांट कंजर्व मोमेंटम। कोई बच्चा बोलेगा क्यों बच्चों मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल इन वर्टिकल डायरेक्शन, मोमेंटम इन सर, वर्टिकल डायरेक्शन, कोई क्योंकि बच्चा बताएगा? एक इम्पल्सिव फोर्स है और इम्पल्सिव फोर्स को बैलेंस करने के लिए और कोई इम्पल्सिव फोर्स नहीं है। तो बच्चों आपने बोला कि यहाँ पे सर ग्राउंड जो लगा रहा है ना सर, ग्राउंड जो लगा रहा है सर वो इम्पल्सिव फोर्स लगा रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में सर, और इस ग्राउंड के इम्पल्सिव फोर्स की वजह से सर आपका सिस्टम पर मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में आप कंजर्व नहीं कर सकते। तो अब आप क्वेश्चन तो आप यहाँ पे अटक गया बच्चों। अब मैं कैसे वेलोसिटी निकालूं? तो सुनिएगा लॉजिक। ये थीटा है क्या बच्चों? ये डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स थी क्या बच्चों? ये जे था आपका, ये जे था आपका बच्चों। तो आपने बोला सर अगर मैंने थोड़ा सा और लॉजिकली सोचा होता तो मुझे आंसर समझ में आ जाता। यहाँ पे क्या बच्चों लॉजिकली सोचना है आपको? सर ये जो आई थी सर, ये 10 kg का ब्लॉक सर 100 मीटर पर सेकेंड से टकरा रहा था इसमें सर। सर इसका एक कंपोनेंट सर, ये थीटा तो ये थीटा ना सर, इसका एक कंपोनेंट इस टेंजेंट के अलोंग भी होगा सर, वो होगा 100 cos थीटा। ठीक है बच्चों, क्या देखिए तो 100 cos थीटा मैंने क्या लिखा बच्चों? जो वेलोसिटी आई थी बच्चों, जो आई थी टकराने से पहले जो वेलोसिटी थी 100 बच्चों, उसका कंपोनेंट मैंने ले लिया वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब टेंजेंट के लॉन्ग। क्यों लेना चाह रहे हैं बच्चों? क्यों लेना चाह रहे हैं? कोई बच्चा मुझे लॉजिक बता दे तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको एकदम ए टू जेड समझ में आ रहा है। क्यों ले रही है वेलोसिटी बच्चों 100 cos थीटा? इसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या आगे क्वेश्चन में बच्चों? मैं 10 cos थीटा क्यों ले रहा हूँ, 100 cos थीटा क्यों ले रहा हूँ? तो सर ये तो कांस्टेंट रहेगा ना। कांस्टेंट रहेगा। वेरी गुड सर, टकराने के बाद भी सर ये चेंज नहीं होगा सर, लेकिन सर एक चीज हो रही है, टकराने के बाद बॉल सर जा रही है वेलोसिटी भी ए से इधर सर, तो सर भी ए का कंपोनेंट, अच्छा ये बच्चों एंगल कितना होगा मुझे बताएंगे? मैं कलर चेंज कर रहा हूँ देखिए आप लोग के लिए, ये एंगल क्या होगा बच्चों? ये एंगल को बच्चा मुझे बताएगा क्या? सर 90 90 माइनस माइनस थीटा। थीटा। वेरी गुड, आप लोग सब अच्छे बच्चों, 90 माइनस थीटा बच्चों। तो मुझे बता दो भी का कंपोनेंट इस तरफ क्या लिखूं मैं, गड़बड़ वी मत साइन बोलना। थीटा। तो वी आप साइन बोलो सर थीटा। भी ए साइन थीटा लिखिए सर, भी ए साइन थीटा लिखिए सर। और सर आपको पता है सर भी ए साइन थीटा जो होगा ना सर, वो हमेशा सर 100 cos थीटा के इक्वल होगा। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? क्या क्या मेरी बात यस समझ सर। में आई बच्चों आपको? तो बच्चों यहाँ से भी ए मैंने निकाल लिया 100 cot थीटा। ठीक है बच्चों, मैंने cos को इधर कर दिया बच्चों, साइन की तरफ, साइन को इधर कर दिया कॉस की तरफ, तो बच्चों कॉस बाय साइन कॉट थीटा ने। और टेन थीटा बच्चों मैंने दी थी वैल्यू √1/√3, तो कॉट थीटा बच्चों क्या हो जाएगा 100 √3 नहीं हो जाएगा क्या बच्चों? तो मुझे तो आंसर पता चल गया बच्चों, भी ए क्या है बी बी क्या है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे इम्पल्स का इक्वेशन भी लिखना है सर, वेलोसिटी से तो मेरा काम चलने वाला है नहीं सर, सर मुझे इम्पल्स का इक्वेशन लिखने सिखाइए सर। ठीक है, तो बच्चों इम्पल्स का इक्वेशन लिखना और आसान है, क्योंकि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है ना बच्चों। अब मुझे बताइए एक्स के अलोंग इम्पल्स की क्या वैल्यू थी बच्चों? तो आप बोलेंगे सर वेलोसिटी जो थी एक्स डायरेक्शन के अलोंग सर
पहले थी सर, एक्स एक्सिस के लॉन्ग पहले वेलोसिटी थी सर आपकी 100 मीटर पर सेकेंड, और बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों एक्सिस के लॉन्ग 50 मीटर पर सेकेंड। ऐसा बोलेंगे क्या बच्चों? ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा बोलेंगे क्या बच्चों? तो चलिए देखते हैं बच्चों कैसे मोमेंटम कंजर्व। हमें इक्वेशन लिखना है बच्चों किसका? हमें इक्वेशन लिखना है इम्पल्स का। तो बोलोगे सर इम्पल्स फोर्स हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में हमें सर एक ही दिख रहा है सर, जे साइन थीटा। जे साइन थीटा जो है सर इम्पल्सिव फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मैं लिख रहा हूँ जे साइन थीटा इज इम्पल्सिव फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये क्या करेगा बच्चों? जे साइन थीटा क्या करेगा बच्चों? ये किसके मोमेंटम को सिग्निफिकेंटली चेंज करेगा बच्चों? जे साइन थीटा किसके मोमेंटम को चेंज करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बच्चों? क्योंकि बी का कंपोनेंट पहले था वेलोसिटी का 0 बच्चों, यानी कि अगर इसको मैं वेज बोलूं, बी इसको बोलूं बच्चों, बी इस तरफ कुछ वेलोसिटी नहीं थी, 0 थी बच्चों। तो इनिशियल मोमेंटम बी का था 0 बच्चों, फाइनल मोमेंटम बी का हो गया मास बी का 20 और वेलोसिटी भी बोल दिए बच्चों। तो यहां से एक इक्वेशन आ गई क्या बच्चों? जे साइन थीटा इज इक्वल टू 20, वेलोसिटी बी की आप निकाल चुके हो बच्चों 50 है। तो बच्चों यहाँ पे जे साइन थीटा की वैल्यू आ गई। क्या इम्पल्स नहीं निकल जाएगा बच्चों आपका? ये जे की वैल्यू नहीं निकल, साइन थीटा आपको पता है बच्चों, क्योंकि टेन थीटा पता है, साइन थीटा पता है, तो आप जे निकाल सकते हो बच्चों। क्या ठीक है बच्चों? क्या यस सर। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आप सर, क्या समझ सकते हैं कि जे साइन थीटा क्यू 20 इंटू वीबी होता है? अच्छा ये जो इम्पल्स था, सुनना ध्यान से, ये जो इम्पल्स था जे साइन थीटा, इसने किसके मोमेंटम को हॉरिजॉन्टली, ये इम्पल्स किस डायरेक्शन में था पहले ये बताओ? ये सर जे साइन थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है बच्चों? आप बोलोगे सर दोनों की वेलोसिटी चेंज मीटर होती हुई दिख रही है। से आप बोलोगे बॉल सर का। दोनों की, तो एक्चुअली सर आप ऐसा सोच सकते हो बच्चों कि सर बॉल का भी वेलोसिटी तो सर चेंज हो रहा है ना, बॉल ऐसे आया था सर इधर चला गया, ठीक है बच्चों। लेकिन मैंने बच्चों बोला कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं प्योरली देखूं बच्चों, तो पहले भी बच्चों इसकी वेलोसिटी 0 थी, अब इसकी वेलोसिटी बच्चों हो गई 50। तो मुझे तो वेज का लग रहा है सर मोमेंटम, ये जे साइन थीटा ने वेज के मोमेंटम को चेंज किया होगा, ठीक है बच्चों। तो वेज का मोमेंटम हमने लिखा 20 इंटू वी बी, विच इज फाइनल मोमेंटम ऑफ द वेज माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्या? हाँ ठीक है। अच्छा जे साइन थीटा 20 इंटू वीबी दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं जे साइन थीटा इक्वल्स टू 20 इंटू वीबी। राइट राइट बच्चों। अच्छा मुझे बताओ आप बच्चों कि यहाँ तक किसी को बच्चों कोई डाउट, पहले ये बताइए हाँ सर, एक चीज पूछो। पीछे प्लीज। सर यहाँ पर हम साइन थीटा का वैल्यू जानते हैं सर, तो यहाँ पर जे का वैल्यू निकाल के जे कॉस थीटा वो उधर मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में जे कॉस थीटा होगा, वहां से क्या हम वी वी ए निकाल सकते हैं? चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं बच्चों। आपको तो भी ए का आंसर पता है ना? तो चलिए मैं बोला जे की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? तो 1000 इंटू साइन थीटा की वैल्यू ट्रायंगल से निकाल लें अगर बच्चों हम, तो ये 1 था, ये आपका रूट सर 3 था ना बच्चों। 1/2 होगा। हाँ तो सर। साइन थीटा की वैल्यू हाफ है बच्चों। क्या तो यहाँ पे बच्चों मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसको किससे? देखिए तो 2 से से मल्टीप्लाई कर दूं क्या बच्चों? 2000 हो गया जे का वैल्यू। क्या अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने तो जे का 2000 लिखा सर, लेकिन मुझे चाहिए जे कॉस थीटा, यही ना? आपने जे कॉस थीटा हाँ 2000 इंटू रूट 3/2 बोला क्या बच्चों? देखिए तो ये ये 1000 √3 हो गया क्या बच्चों? अब हाँ इसकी सर। वेलोसिटी कितनी थी बच्चों? इसको मैं मोमेंटम चेंज एम बी ए ऐसा लिखूं क्या बच्चों? तो हाँ, बच्चों इस डायरेक्शन में वेलोसिटी तो आपकी कितनी हो गई है? ये भी ए की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने बच्चों? 100 √3। 100 √3। तो एक काम करिए बच्चों, आप मास को सिर्फ रखिए, मास को सिर्फ रखिए, वेलोसिटी ए की निकालनी आपको, यही क्वेश्चन था आपका ना? तो हाँ इस सर। मास को इस तरह भेज दो बच्चों। तो 100 √3 मास कितना था बच्चों? ए का मास तो मैंने दिया था 10। बच्चों, देखिए 10 kg। तो आपको आपका आंसर मिल गया, आपने यही पूछा था शायद। हाँ सर। ठीक है बच्चों, आप कैसे भी करोगे बच्चों आप निकाल सकते हो। आपको एक लॉजिकली समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ क्योंकि आपका क्वेश्चन था आप रिलेट कर पाओगे, दूसरे बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी।
क्या दूसरे बच्चों को समझ में आया क्या बच्चों मैंने क्या बोला? इस बच्चे ने पूछा था बच्चों कि सर आप तो सर ये आसानी से निकाल लिए जे साइन थीटा इज इक्वल टू 1000 है सर, बट आप बताइए सर कि यहां से अगर मैं जे कॉस थीटा लिखूं सर, तो वो जो सर वर्टिकल जे कॉस थीटा था सर, उसकी वजह से सर ए का मोमेंटम चेंज हुआ था ना सर, फाइनली मोमेंटम ए का। तो हमने क्या लिखा बच्चों सुनिएगा, हमने लिखा जे कॉस थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम को चेंज करेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में किसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, बी का कि ए का बच्चों? जे कॉस थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज करेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में किसका मोमेंटम चेंज हो रहा है बच्चों? एक ए का इनिशियल मोमेंटम वर्टिकल के में कितना था, 0 था क्या बच्चों, क्योंकि ए तो इधर चल रहा था बच्चों। और ए का फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों, आप बोलोगे सर एम इंटू वी ए हो जाएगा सर वाई डायरेक्शन में, क्योंकि सर मुझे तो यही तो फाइनली वेलोसिटी निकालनी थी। तो ये जे कॉस थीटा आपने निकाल लिया बच्चों 1000√3, और इसका मास आपका था बच्चों 10, तो 10 आपका बी ए की वैल्यू आ गई। ठीक है ना बच्चों, मैं आज के लिए इतना ही रखूं क्या, मेरी अगली क्लास है बच्चों 10-8 बजे से, ठीक है ना? अगले ओके सर। अगले बच्चों वेडनेसडे ट्यूसडे को हम लोग इस पूरे चैप्टर को एक छोटा सा टॉपिक और बचा है बच्चों, वेरिएबल मास सिस्टम, उसको लेते हुए सेंटर ऑफ मास को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना? तो सेंटर ऑफ मास के अब आप प्रॉब्लम किसी भी बुक से, एच.सी. वर्मा हो, बी.एम. शर्मा हो, राहुल सरदाना हो, इरोडोव हो, आप ट्राई कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना? चलिए थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। बाय सर।